भाई दर्पण के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। दर्पण से संबंधित बातें हम लोग पढ़ लिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनना पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना सीखेंगे कि किसी भी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो उसकी दूरी को हम प्लस मिलेंगे कि माइनस मिलेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो दूरी होती है। तो दूरी ध्रुव के इस साइड भी होती है और ध्रुव के उस साइड भी होती है, यानी कि बाईं ओर भी होती है और दाईं ओर भी होती है। तो दोनों तरफ की दूरियों को हम किस प्रकार से लेते हैं इस नियम में हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण, देखिए दर्पणों में परावर्तन के नियम का पालन जो किया जाता है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन करने के लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। किसका? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नाम देते हैं। अब इसके आगे देखिए, आइए समझते हैं हम लोग की इसमें नई कार्तीय गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में इसी को हम लोग बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग कुछ निर्देशांक का प्रयोग करेंगे। किसका? निर्देशांक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। निर्देशांक ज्यामिति में हम पूर्व वाली दिशा की ओर धनात्मक मानते हैं और पश्चिम वाली दिशा की ओर क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। ऊपर की दिशा को हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक मानते हैं, और नीचे वाली दिशा को क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं। अब देखिए इधर जो है, इधर पूर्व वाले दिशा को हम लोग प्लस मानते हैं, पश्चिम वाले दिशा को माइनस मानते हैं, और इधर वाले दिशा को हम लोग प्लस मानते हैं और इधर वाले को माइनस मानते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का हम प्रयोग कैसे करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। देखिए न्यूमेरिकल को हल करने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना सीखना पड़ेगा कि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम कैसे करें। ठीक है, अब उसी को जानने के लिए आइए हम इस नियम को पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। देखिए जिस प्रकार से हम अवतल दर्पण में पढ़ेंगे ठीक उसी प्रकार से हम उत्तल दर्पण में भी पढ़ेंगे। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के जैसे ही पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम लोग अगर एक चीज आप समझ गए तो दूसरी चीज तुरंत समझ जाएंगे। तो पहले अवतल दर्पण के विषय में हम लोग जान लें कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाएगी तो उसकी दूरी को हम प्लस मिलेंगे कि माइनस मिलेंगे। आइए समझते हैं। देखिए ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। दर्पण का ध्रुव। तो इसमें सबसे प्रमुख और पहला नियम देखिए, नियम नंबर 1 कि वस्तु हमेशा और हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु देखिए ये वाला सिरा जो है इस साइड बाईं ओर और ये किस तरफ है? ये दाईं ओर। तो दर्पण से बिंब, जो बिंब माने वस्तु, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इसका मतलब यह है बिंब से यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर बाईं ओर से आपतित होती हैं। कहाँ से? बाईं ओर से आपतित होती हैं। क्योंकि बाईं ओर से पड़ती हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि बाईं ओर से आपतित होती हैं। अब ये तो पहला नियम है। पहला नियम समझ में आया सबको? पहला नियम क्या है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। इसका अर्थ यह है कि दर्पण पर बिंब से बाईं ओर से प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, अब दूसरा नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये क्या है? ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां होती हैं वो कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के जो भी समांतर जितनी भी दूरी है, जितनी भी दूरियां होती हैं उनको हम कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से। बात क्लियर?
अगला तीसरा नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा मूल बिंदु के दाईं ओर। कि मूल बिंदु, देखिए ये मूल बिंदु है। दर्पण को हमने पहले ही कह दिया कि भैया इसको हम लोग मूल बिंदु मानेंगे। क्या मानेंगे? मूल बिंदु मान लेंगे। इसको हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। दर्पण के ध्रुव को क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे। और इस मूल बिंदु से हम लोग दर्पण के बाईं ओर की दूरी को हम लोग क्या मानते हैं? ऋणात्मक। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां, बाईं ओर की सभी दूरियां। अब देखिए सभी दूरियों में क्या क्या हो सकता है। देखिए ये क्या है? ये वस्तु है, आपकी बिंब है। तो बिंब से दर्पण की दूरी या दर्पण से बिंब की दूरी को हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यू से। दर्पण से, दर्पण के ध्रुव और ये वस्तु है, इसके बीच की दूरी क्या हो इसको क्या मानते हैं? यू। अब एक बात समझिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां कैसी मानी जाती हैं? ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो इस तरफ जितनी दूरी है सब क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो बिंब यहाँ रखा है ना, तो ये वाली जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। यानी किसमें? अवतल दर्पण में दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक मानेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि दर्पण तथा बिंब, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को हम लोग माइनस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? माइनस यू। इसको हम लोग माइनस यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माइनस यू कह सकते हैं। बात क्लियर हुई? यानी कि दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? माइनस में। यानी कि हम सभी, देखिए बात को समझिएगा कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव इस साइड, दर्पण का ध्रुव ये है, और ये कौन सा साइड है? ये बायां साइड है। और बायां साइड हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो इधर वाली दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं? ऋणात्मक मान लेते हैं। तो u भी तो इसी साइड है, तो u हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझिए, इसी में ये क्या बना? प्रतिबिंब बना। क्या बना? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब भी किधर बन गया? बाईं साइड ही बन गया। प्रतिबिंब किस साइड बन गया? बाईं साइड, दर्पण के बाईं साइड। अब बाएं साइड की सभी दूरियां हम सब जानते हैं कि ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, देखिए दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कैसी मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी? क्योंकि इस तरफ है ना। अब देखिए एक केस में ये धनात्मक हो जाएगा, पता है ना, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे जब बन जाएगा, क्योंकि दाईं ओर की दूरी धनात्मक होगी। दाईं ओर की दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। इस वजह से जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वाली दूरी जब भी जो है उस समय क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए अब और समझ लेते हैं। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। अच्छा इसका ध्रुव इसका मुख्य फोकस कहाँ होता है? फोकस दूरी भी तो होती है इसमें। अब फोकस दूरी कहाँ से? फोकस दूरी किसे कहते हैं? देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, देखिए फोकस यहाँ होता है ना, तो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब जो फोकस दूरी है, बात समझिए जरा, समझिए, फोकस दूरी किस साइड होगी? बाईं ओर ही तो होगी। किसमें? अवतल दर्पण में। तब बाईं ओर की दूरी सभी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि बाईं ओर की सभी दूरियां, चाहे वो दर्पण से बिंब की दूरी हो, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सभी दूरियां कैसी मानी जाएंगी? ऋणात्मक मानी जाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, और भी चीजें हम लोग सीखते हैं। जैसे देखिए इसमें हम लोगों ने दो नियम तो पढ़ा भी, 2 नियम 3 नियम पढ़ लिया। तो हम लोगों ने 2 नियम पढ़ लिया। 2 नियम क्या क्या पढ़ा? पहला नियम ये है कि दर्पण
वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी? बाईं ओर रखी जाएगी, पहला। और दूसरा हमने पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी? ध्रुव से मापी जाएंगी। कहाँ से मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। तीसरा मुख्य रूप से तीसरा नियम देखिए, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक और दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर की सभी दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। बात क्लियर हुई? यस सर। चौथा नियम क्या है कि देखिए, चौथा नियम आपका ये है कि मुख्य अक्ष, देखिए ये क्या है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, सभी दूरियां धनात्मक। लंबवत ऊपर की ओर सभी दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक। धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक। धनात्मक होंगी। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। अच्छा, एक बात ये समझिए कि ये है आपका बिंब। ये क्या है? बिंब है। बिंब मतलब वस्तु। अब जब ये वस्तु है तो वस्तु यहाँ पर सीधा रखा है। वस्तु कैसी रखी है? सीधी रखी है। ए बी आपकी जो वस्तु है वो कैसी है? सीधा है। कैसा है? सीधा। जो इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, वो कैसा बना है? उल्टा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना। अब देखिए, इधर हम ऊपर की ओर इसको हम प्लस लेते हैं और जैसे ही हम नीचे की ओर चलते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं? ऋण मानते हैं। यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब और यदि आपका प्रतिबिंब, यानी कि देखिएगा, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? आवर्धन। तो जब आवर्धन पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि यदि आवर्धन माइनस में रहेगा तो प्रतिबिंब को आभासी मानेंगे कि सीधा मानेंगे, और यदि आवर्धन आपका प्लस में आ जाएगा तो उस जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको हम सीधा मानेंगे कि उल्टा मानेंगे। आगे थोड़ा सा आगे चल के पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई? चौथा नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा भाई, इसके बाद पढ़ लेते हैं कि आवर्धन क्या है। ठीक है, अब बात समझिएगा जरा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यदि दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब हमने विभिन्न स्थितियों में पढ़ा है कि प्रतिबिंब कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बन जाता है, कभी बड़ा और कभी छोटा, कभी समान साइज का। तो इस स्थिति में हम लोग पढ़ने वाले, देखिए, आवर्धन का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के कितने गुना बना है, यानी कितने गुना बड़ा बना है या छोटा बना है, बराबर बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। जब हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो बनता क्या है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बन जाता है। और किसका बनता है? बिंब का ही बनता है। क्या बनता है? बिंब का ही तो प्रतिबिंब बनता है। तो देखिएगा, बहुत सरल सी परिभाषा हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे कि प्रतिबिंब तथा बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? और बिंब की लंबाई, बात को समझिएगा। जैसे कि हमने 5 मीटर या 2 मीटर 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु हमने रख दिया किसी दर्पण के सामने। अब मान लीजिए उसका प्रतिबिंब बन गया 10 सेंटीमीटर का, बड़ा बन गया, 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन गया। तो अब बताइएगा उसके दुगुना है कि नहीं? दुगुना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्धन। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। थोड़ा सा लिखिएगा। आवर्धन लिखिए। गोलीय दर्पण में
गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई, गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं कि यदि h बिंब की ऊंचाई हो, h क्या हो? बिंब की ऊंचाई, तथा h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि कोई भी वस्तु है, वस्तु जो है हमारी h सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है, h ऊंचाई है उसकी, और उसका जो फोटो बना, इमेज बना, वो कितने का बना? h डैश का बन गया। तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आवर्धन। अब देखिए आवर्धन m बराबर हमको क्या मिलेगा? लिखेगा यहाँ पर कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को, और बटा क्या हो जाएगा? बिंब की लंबाई। क्या हो जाएगा? बिंब की लंबाई। अब देखिएगा एक बात और, प्रतिबिंब की लंबाई को हमने कहा है h डैश। क्या कहा? h डैश। ये हो जाएगा h डैश, और इसको हमने कहा है, बात समझ में आ रही है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर h डैश बटे h लिख सकते हैं कि नहीं? तो यानी कि आवर्धन m बराबर, आवर्धन, इसको आवर्धन भी कहते हैं भैया, आवर्धन को ही हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। बात समझ में आ गई होगी कि यदि h बिंब की ऊंचाई हो, यदि h बिंब की ऊंचाई हो, तो h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, तो गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्राप्त होगा। आवर्धन प्राप्त होगा। आवर्धन का मतलब समझ में आया कि यदि कोई वस्तु है और उसका कितने गुना प्रतिबिंब बना है, उसी की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं? आवर्धन। और इस आवर्धन में हमने एक सूत्र लिखा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई, यहाँ लंबाई होगी, क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। बात समझ में आई? बराबर हमने क्या लिखा है? h डैश बटे h। अब देखिएगा कि जो बिंब दूरी होती है, बिंब दूरी, अभी इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे नई कार्तीय परिभाषा में, तो हमने बिंब दूरी लिखा था। क्या लिखा था? बिंब दूरी। बिंब दूरी को हम लोग क्या मानते थे? u मानते थे, और प्रतिबिंब दूरी को भी मानते थे। बहुत बढ़िया। प्रतिबिंब दूरी हमने भी कहा, इसको क्या कहा? भी। तो बिंब की लंबाई यानी बिंब की दूरी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं v बटा u। ये v क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की लंबाई है, तो दूरी हो गई v, और ये क्या हो गया? u हो गया, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग आंकिक प्रश्न जब हल करेंगे, न्यूमेरिकल जब हल करेंगे, तो उसमें इसको पढ़ेंगे। हाँ, माइनस में रहेगा ये। क्या रहेगा? माइनस। बात समझ में आए? m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटा u हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए दर्पण में हमने पढ़ा कि जो है आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को हम मान लीजिए m से प्रदर्शित करते हैं, तो m बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई। अब हमने लिखा कि बिंब की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और प्रतिबिंब की लंबाई h, तो h डैश बटे h हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि बिंब दूरी u होता है और प्रतिबिंब दूरी भी होता है, तो यहाँ पर हमने ले लिया इसको। ठीक है,
प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी। अब एक बात को समझिएगा, यदि आवर्धन, बात को सुनिए जरा, अभी इसके पहले हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था। नियम में हमने एक चीज पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरी, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक मानी जाती है, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरी क्या मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। तो उसी में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि बात को समझिएगा, यदि आवर्धन आपका पॉजिटिव आ रहा है यानी धनात्मक है, यदि आवर्धन कैसा है? धनात्मक है, तो प्रतिबिंब धनात्मक यानी कि ऊपर, तो प्रतिबिंब सीधा रहेगा। तब प्रतिबिंब कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। तो जब सीधा रहेगा तो प्लस रहेगा, सीधा रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा। यानी आवर्धन का चिन्ह यदि प्लस में आ गया, आवर्धन यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। आवर्धन यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। आवर्धन यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। बात क्लियर हुई? समझ में आ रहा है ना? आवर्धन यदि धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, आवर्धन यदि ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। बिंब के लिए बिंब की ऊंचाई, आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लिया जाता है, इसे ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। हो गया? देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र। क्या? दर्पण सूत्र। इसमें कुछ मुख्य चीजें हम लोग जान लेते हैं, इसका निगमन हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे यानी कि कल। ठीक है? कुछ मुख्य चीजें हम लोग इसमें जान लेते हैं। मुख्य चीजों में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिंब दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। बिंब दूरी अर्थात दर्पण से बिंब के बीच की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं? बिंब। अब देखिए, बिंब दूरी की परिभाषा यदि हम कहें, बिंब दूरी, बिंब दूरी, देखिए दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? यू से। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित। दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंब दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी हम सभी जानते हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यही 3 राशियों की इस सूत्र में जरूरत है। इस 3 राशि में कितने? 3 राशियों की जरूरत है इस सूत्र में। इसका सूत्र देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका निगमन कल होगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसमें u क्या, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। और u क्या है? बिंब दूरी। और f क्या है? v क्या है? v है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? बिंब दूरी, बिंब दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। इन्हीं 3 राशियों की जरूरत पड़ने वाली है। किसमें? दर्पण सूत्र। इसका निगमन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है? इसको नोट कर लीजिए।